हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं आप सबके लिए ला चुका हूँ यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का एक वायरल पेपर। चलो इस वीडियो में मैं इस पेपर को सॉल्व कराता हूँ। इसका कोड आप लोग देख सकते हो। इससे सेम टू सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो चलो इसको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हो कि शुरू में आपके 20 MCQ होते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग 20 MCQ को सॉल्व करते हैं। और जी हाँ मेरे दोस्त, आप कुछ गलतियां कर रहे हैं पढ़ते समय, वो गलतियां क्या हैं चलो मैं पहले ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आपको पेपर में देखो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 70 मार्क का आप लोग का पेपर होगा। ठीक है, ये पेपर मतलब होगा और 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल का एग्जाम, यानी पूरा 100 मार्क का आप लोग का पेपर होता है हिंदी का। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको पेपर मिलेगा। एक OMR शीट मिलेगी, उस OMR शीट में आपको इसका आंसर भरना होगा। ठीक है, कैसे भरना होगा वो कई बार मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले हम लोग ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको सॉल्व करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। भाई नाम में ही इनका मतलब युग छुपा है, शुक्ल युग, तो शुक्ल युग आप इसका मतलब हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, गबन की विधा है। देखो गबन किसकी रचना है भाई, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और किस विधा पर आधारित रचना है, तो उपन्यास विधा पर। ठीक है, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कंकाल के लेखक है। देखो कंकाल तितली लीलावती जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, तो ये बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर आते हैं भाई, ये 3 हम लोग के प्रश्न हो गए। 1 मिनट थोड़ा सा इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इधर के प्रश्न को करते हैं मेरे भाई। चलो चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कलम का सिपाही कृति है। देखो कलम का सिपाही एक जीवनी विधा पे आधारित रचना है, जीवनी विधा पर आधारित रचना है, जिसको लिखा है अमृत राय जी ने। ये अमृत राय कौन थे, तो ये प्रेमचंद जी के पुत्र थे। क्लियर है मेरे भाई। चलो, और कलम का सिपाही अमृत राय ने ये कलम का सिपाही अपने मतलब पिताजी के जीवन पे लिखा है। जीवनी क्या होती है, जैसे कोई लेखक किसी दूसरे लेखक या दूसरे व्यक्ति के बारे में अपनी बुक में लिखे तो वो विधा जीवनी होती है। और आत्मकथा क्या होती है, जैसे मैं लेखक हूँ और मैं अपने जीवन के बारे में खुद अपनी ही पुस्तक लिख रहा हूँ तो वो आत्मकथा विधा की मतलब रचना कहलाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चौथे के बाद पांचवा प्रश्न है शुक्ल युग की समय सीमा, यानी वही समय अवधि है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, अभी जो मैं अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें भी ये बताया था, तो आप लोग याद रखना। शुक्ल युग की जो समयावधि यानी समय सीमा है वो 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। क्लियर है मेरे भाई, तो ये इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि साकेत रचना है। देखो साकेत जो रचना है वो हम लोग के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्लियर है मेरे भाई, याद रखना, बेहद ही यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो साकेत रचना है वो किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, चलो 7वां है महादेवी वर्मा कवित्री है। ओके, कवित्री है किस युग की, इसमें युग दिया है तो देखो ये एक क्षयवादी युग की कवित्री है। ठीक है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब आधार स्तंभ माने जाते हैं क्षयवादी युग की। ठीक है, और इसकी समय सीमा, तो इसकी समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, 1919 से 1938 ईस्वी तक। देखो क्षयवादी युग को ही शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया था। ठीक है, तो शुक्ल युग की समयावधि कह दे या क्षयवादी युग कह दे, बात एक ही हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है गंगा लहरी रचना है। सीधे सीधे याद रखना, पद्माकर की, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। प्रश्न संख्या 9 है कि आधुनिक काल की समय सीमा, कितनी बार ये भी बता चुका हूँ, पिछले ही मॉडल पेपर में मैंने बताया था। ठीक है, जो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा 1843 से अब तक का जो समय है उसे माना जाता है। क्लियर है मेरे भाई। 10 नंबर प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ओके, देखो यह नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना है। निहार, सांदगीत, युगांत, दीपशिखा, तो देखो निहार महादेवी वर्मा की रचना है, सांदगीत भी है, दीपशिखा है। और ये जो रचना है ना, ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है मेरे भाई, तो जो नहीं है वो छाटना था, तो ये आपका हो गया। OMR में ये भरोगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो नहीं है उसको छाटना है, तो ये नहीं है। ठीक, चलो तो देखो ये 10 शुरू के आपके जो प्रश्न हो गए ना, वो हिंदी के प्रमुख हिंदी के गद्य पद्य और उनकी विधाओं रचनाओं से संबंधित हो गए, युगों से संबंधित हो गए।
अब जो आगे के जो 10 प्रश्न होंगे ना मेरे भाई, ये आगे के जो 10 प्रश्न होंगे आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित एक तरह से प्रश्न होंगे। तो चलो इनको भी सॉल्व हम लोग कर लेते हैं एक एक कर कर। लेकिन देखो उससे पहले थोड़ा मैं आपको अपनी एक ऐप है उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, हम मेरी ऐप है, देखो यहाँ पे ये मोबाइल, रुक जाओ इसकी ब्राइटनेस थोड़ा तेज करता हूँ मैं मेरे भाई, 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ। चलो ये ऐप है, देखो ये यूपीएमएसपी लिखा हुआ है, यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा मेरा नेट स्लो है लग रहा है कि, ठीक है। चलो ये देखो ऐप ओपन करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ ऐप पे आओगे ना तो ये मतलब सारा का सारा पेपर यहाँ पे देखो, मॉडल पेपर में जाओगे ना तो क्लास 10th में जाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ सारे सब्जेक्ट का देखो मैंने यहाँ पे मॉडल पेपर सब ऐड कर रखा है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ से आपका पूरा पूरा मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। और यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज में जाओगे ना तो देखो यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज में मान लो क्लास 10th में जाओगे तो देखो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट दिख जाएगा। हिंदी में जाओगे तो देखो 2 टेस्ट मैंने ऐड कर रखा है, इसमें से पहला टेस्ट मैंने पब्लिश भी कर दिया है। आप यहाँ पे आकर टेस्ट दे सकते हो, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क है 15 मिनट में, ठीक है। और अपनी रैंक सब देख सकते हो। तो यहाँ आकर जरूर ये टेस्ट देना, ठीक है। और टेस्ट देने के बाद अंत में उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो आप लोग। क्लियर है मेरे भाई? इस प्रकार ये पूरी की पूरी ऐप है। आप इस ऐप को डाउनलोड करना, आप प्ले स्टोर पर जा करना यूपीएमएसपी स्टडी, यूपीएमएसपी स्टडी सर्च करना, ये ऐप आ जाएगी, या इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ पे मैं जल्द ही फ्री में नोट्स आपका क्लास 10, 12, 9 सब का ऐड करने वाला हूँ, एकदम प्रीमियम नोट्स ऐड करने वाला हूँ। अभी थोड़ा नई एप्लीकेशन है, मेरी पुरानी वाली एप्लीकेशन थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गई थी, तो सब मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ, मतलब लगातार मैं ऐड ही कर रहा हूँ, लगातार काम ही कर रहा हूँ, ठीक। और बाकी यहाँ देखो पेड कोर्स में आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक बैच दिखेगा, लक्ष्य बैच, जो हमने पिछले साल भी लॉन्च किया था। जी हमें दोस्त, काफ़ी इफेक्टिव बैच है लक्ष्य बैच। इसमें मैं देता क्या हूँ बच्चों को, जैसे 2023 में मैंने क्या किया था, यानी 2023-24 के बच्चों के लिए, 2023-24 के बच्चों के लिए मैं 2023 मतलब 2024 में जो बोर्ड एग्जाम अभी हुई है ना, उसके लिए 2023 का जो पेपर था, यानी सातों कोडों का, जैसे हिंदी का 7 कोडों का, मैथ का 7 कोडों का, साइंस का 7 कोडों का। आप जानते हो कि पूरे यूपी में हर एक सब्जेक्ट का 7-7 कोड का पेपर आता है, तो सबका अच्छे से उसमें मैं देता हूँ वीडियो सॉल्यूशन। जी हमें दोस्त, वीडियो सॉल्यूशन। उसके अलावा हर एक मतलब जो पेपर हो गया उसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी देता हूँ, पीडीएफ में सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि बच्चा भाई वीडियो देख ले, और वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से आराम से पढ़ता रहे, ठीक है। और एग्जाम टाइम में पीडीएफ की ही जरूरत होती है, क्योंकि अगर 7 कोड और 7 हिंदी का कोड, मान लो अभी तो 2024 का भी मैं सॉल्व कर इसमें दे रहा हूँ, क्योंकि 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो 2024 का भी पेपर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो हिंदी का 7 कोड 2023 का, हिंदी का 7 कोड 2024 का, 14 कोड के पेपर हो गए, यानी 14 आपका ऐसा पेपर हो जाएगा। तो भाई जैसे हिंदी का मान लो आपका पेपर 2-3 दिन है, 2-3 दिन बाद है, तो आप चाहोगे तो ये 14 कोड आपके पास पीडीएफ रहेगा, तो रिवाइज कर लोगे, वीडियो से नहीं कर पाओगे। तो वीडियो आप अभी देख लेना और पीडीएफ से मतलब अभी रिवाइज, मतलब अभी पढ़ लेना, सारी चीज़ें याद कर लेना, और एग्जाम टाइम में भी आप रिवाइज कर जाओगे और आसानी से पूरा फुल मार्क लेकर आओगे। तो यही सब मिलता है इस बैच में आपको। 2023 का भी, 2024 का भी, हर एक कोड का पेपर का अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, और हर चीज़ का टेस्ट भी मिलेगा मेरे दोस्त। हर एक पेपर सेट का, जैसे 20 ये पेपर हो गया एमसीक्यू, तो इसका 20 में टेस्ट भी ऐड कर दिया हूँ 20 क्वेश्चन का। तो इस बैच की प्राइस मात्र 299 रुपये है। आप यहाँ से आकर यहाँ पे बाई नाउ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ आप, अगर आपके पास फ़ोनपे, पेटीएम या कुछ पेमेंट करने का ऑप्शन है तो डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो किसी कैफ़े दुकान से या किसी गांव के किसी बच्चे से या किसी से भी पेमेंट कराना है तो यहाँ स्कैन क्यूआर पे आप क्लिक करोगे ना, तो एक क्यूआर, अभी देखो 10 सेकंड रुकोगे तो एक यहाँ पे क्यूआर आ जाएगा, और वो क्यूआर 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। देखो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि ये 5 मिनट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो आप कब जब पेमेंट कराने जाना तभी क्यूआर जनरेट करना, ठीक है। हालांकि दोबारा भी ये मतलब ये टाइम हट जाता है तो दोबारा भी आप क्यूआर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूआर जनरेट करने के बाद ये क्यूआर दिखा देना, इस पर 299 रुपये आप दुकान से पेमेंट कराओगे तो 299 रुपये, और 10 रुपये दुकान वाले एक्स्ट्रा आपसे लेंगे, ठीक है। तो आप उनको दे देना, और यहाँ ज्यों ही पेमेंट होगा, स्कैन करके पेमेंट करेगा, ये सब हट जाएगा और बैच तुरंत ही आपका खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे कॉल करना है, नहीं, तुरंत आपका बैच खुल जाएगा, ठीक। तो आप बैच में पढ़ते रहना भाई। और इस बैच में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बैच में एक ग्रुप भी है जिसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई दे सकता हूं। ग्रुप में बहुत सारी पीडीएफ मैं डायरेक्ट शेयर कर सकता हूं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी है, तो आप लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलो आगे, बाकी हम चलते हैं
आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी चलो देखो यहाँ पे जैसे 11वां क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है क्या है भाई, तो हास होता है, करुण रस का करुण होता है, करुणा होता है, ठीक है, या शोक होता है। पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। देखो पीपर पात सरिस मंडोला काफ़ी फेमस मतलब ये पंक्ति है, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। इसमें आप सीधे सीधे उपमा अलंकार याद रखना, ठीक है, सीधे सीधे। बाकी अलंकार पढ़ाऊंगा तो कैसे है उपमा अलंकार मैं आपको समझाऊंगा। सोठा छंद में चरण होते हैं 4 चरण, सीधे आप याद रखना। उपदेश शब्द में उपसर्ग जो किसी शब्द के पहला लगाओ, तो देखो देश से पहले उपसर्ग लगा है उपदेश में, ठीक है, तो उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी शब्द का तद्भव रूप है। ओके, अच्छी शब्द का तद्भव रूप हमें बताना है, ठीक है। ओके, भव है आँख, कर्ण या दांत, तो भाई अक्षी यानी आँख, सिंपल, ठीक। चलो हानि लाभ में समास है। देखो हानि लाभ बीच में इसका समास विग्रह करोगे तो समास विग्रह आएगा हानि और लाभ, ठीक है। तो बीच में और आ गया, या फिर जैसे ये माता पिता हो गया, माता पिता, बीच में ये यहाँ हाइफन आता है, ठीक है। इसका समास विग्रह करोगे तो माता और पिता होगा, और पिता, या बीच में कभी कभी और की जगह पे या भी कहीं कहीं आ जाता है, तो बीच में समास विग्रह करने पे और या आ जाए और बीच में हाइफन हो तो वहाँ पे आप हमेशा द्वंद्व समास चूज करना, द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास ये संख्या बोधक होता है, ठीक है, ये संख्या बोधक होता है। जैसे आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, तो देखो अगर त्रिभुज यानी 3 भुजा वाला यानी संख्या को दर्शा रहा है तो वहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप लोग याद रखना, अगर कहीं चतुर्भुज हो आ जाए यानी 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला भाई ये तो ब्रह्मा की 4 भुजाएं हैं, तो ब्रह्मदेव एक तीसरे शब्द की ओर ये डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे द्विगु और बहुब्रीहि में लड़ाई होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये चतुर्भुज तो भाई संख्या दर्शा रहा है इसलिए द्विगु होगा इसमें, लेकिन ये एक तीसरे मतलब प्रधान पद की तरफ भी फोकस कर रहा है, जैसे चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला अर्थात ब्रह्मा, तो यहाँ इन दोनों में लड़ाई होगी और बहुब्रीहि हमेशा जीत जाएगा, तो चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और वहीं त्रिभुज भाई ये तो किसी अन्य पद की तरफ फोकस नहीं कर रहा है, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला केवल, तो इसका मतलब कि इसमें द्विगु समास ही होगा। समझ गए इसमें अंतर। चलो उसके बाद चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 16 के बाद 17 नंबर की मछली का पर्यायवाची है। सीधे सीधे मछली का पर्यायवाची मीन होता है। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पे देखो वाक्य के 8 भेद होते हैं, और रचना के आधार पर याद रखना, रचना के आधार पर 3 होते हैं। इसको मैंने डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एक आई थिंक पिछले साल की 52 मिनट की वीडियो है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, हिंदी वाली प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखा है, ठीक। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यह क्या है कि वाच्य के भेद हैं। देखो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, आप लोग डायरेक्ट याद रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में विकारी शब्द है। विकारी देखो शब्द विकारी और अविकारी 2 चीज़ें होती हैं, अविकारी, ठीक है मेरे भाई। अविकारी को अव्यय नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। तो देखो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो गए वो विकारी शब्द होते हैं, और उसके आगे के 4 आपके अविकारी होते हैं। तो संज्ञा विकारी शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द है, देखो यहाँ पे क्रिया भी एक विकारी शब्द है, लेकिन क्रिया विशेषण ये आपका अविकारी शब्द है। तो यहाँ पे हमें क्या छांटना था, देखो निम्न में विकारी शब्द, यहाँ पे देखो टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं है होना चाहिए, नहीं है, तो वो ये होगा क्रिया विशेषण, ठीक है मेरे भाई। अब चलो तो ये हम लोग का 20 MCQ हो गया, 20 MCQ हो गया। अब चलो ये आगे के जो प्रश्न हैं इनको सॉल्व मैं कराता हूँ, लेकिन इनको सॉल्व कराने से पहले मेरे दोस्त, मैं शुरू में बोला कि मतलब अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा लास्ट में, तो वो यही चीज़ है। देखो यहाँ पे है क्या कि ये 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या ये वास्तव में 2025 में जो फरवरी में बोर्ड परीक्षा होगा उसका पेपर है, मतलब लीक हो गया है पहले ही, तो ये बिल्कुल गलत है। और यूट्यूब पे ये खूब चल रहा है इस टाइम, मैं देख रहा हूँ कि ठीक है लोग मतलब यहाँ पे 2025 लिख कर, ठीक है, और बता रहे हैं कि ये 2025 का पेपर है, इसी को पढ़कर जाओ यही आएगा केवल। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। अगर पेपर लीक होगा तो वो भी पेपर लीक आप जानते हो कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले होता है, ठीक है, और लीक होगा तो कोई पेपर मतलब ऐसे खुले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई अपलोड करेगा, उसको जेल थोड़े जाना है, ठीक है। तो ये 2025 जहाँ लिखा वो मतलब
ऑफिशियली कोई बोर्ड पेपर नहीं है भाई, समझ जाओ कि वो टाइप किया हुआ है, और लोग बताते भी नहीं है यूट्यूब पे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अगर ऐसा पेपर लाता हूँ कि ये मेरे द्वारा टाइप किया गया, तो जी हमें दोस्त ये पेपर जो है मेरे द्वारा ये बिल्कुल बनाया गया पेपर है, ठीक है। ये यहाँ पे ये वास्तव में ये 2023 का पेपर, आई थिंक 2023 बोर्ड एग्जाम का ये पेपर है, ठीक है। लोग इसी को यहाँ 2025 लिख दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये 2025 का मतलब वायरल पेपर है, लीक पेपर है। ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, लीक पेपर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने टाइप किया हुआ है, और देखो यहाँ 2023 का ये पेपर है, ठीक है। अब देखो 2023 में कुछ चीज़ें 2023 से अभी 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा तो कुछ चीज़ें बदल गई हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एमसीक्यू बदल गए हैं, तो एमसीक्यू को मैं नए पैटर्न के अनुसार देखो यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। और बहुत सारे लोग तो नए पैटर्न के अनुसार पेपर को भी नहीं बदल रहे, वही 2023 वाला आपको बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी नहीं। और जैसे यहाँ पे देखो ये आपका सब है ना, तो इसमें भी बदल गया है। 2025 में जो पेपर आएगा ना, यहाँ लास्ट में देखो जो ये प्रश्न आएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 8, ये इसका 2 + 2 4 नंबर मिलता था, लेकिन अब 1 + 1 यानी 2 मार्क मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये प्रश्न है आपका निबंध वाला, ये जो 9 नंबर का आता था, अब 9 नंबर का नहीं आएगा बल्कि 7 नंबर का आएगा, ठीक है। और तो यहाँ से 2 नंबर कम किया, और यहाँ हिंदी संस्कृत के उत्तर से यहाँ 2 नंबर कम किया, और 4 मार्क का यहाँ एक 10वां प्रश्न ऐड किया है, ठीक है। पत्र लेखन से संबंधित, पत्र लेखन से संबंधित ये लोग आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई, ठीक है। तो कोई वायरल पेपर कोई कुछ नहीं होता है मेरे भाई, सब ये मतलब समझ जाओ कि प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर ही यूट्यूब पे सॉल्व करा रहे हैं, झूठ मूठ का वायरल पेपर बोलकर, ठीक है मेरे भाई, ये सच्चाई है, ठीक। चलो, तो वही लक्ष्य बैच आप ज्वाइन करते हो तो कोई वायरल पेपर, इसका वायरल पेपर और उसका वायरल पेपर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्य बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैं 2023 का आपका 7 कोडों का पेपर दे रहा हूँ, हिंदी का 2024 का 7 कोडों का पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार मैथ का 7 कोडों का, साइंस का 7 कोडों का, यानी हर एक सब्जेक्ट का इन दोनों सालों के मतलब जो पेपर कोड है उनका आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, वीडियो पीडीएफ और सबका टेस्ट भी मिल रहा है। यानी हिंदी का 7 पेपर का वीडियो सॉल्यूशन और 7 पेपर ये, यानी 14 पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, 14 पेपर का आपका पीडीएफ में सॉल्यूशन, 14 पेपर का आपका टेस्ट भी मिल जाएगा, समझ रहे हो। उसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट का तो कितनी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। और 2023 से पीछे ओल्ड पैटर्न था एकदम, मतलब पूरा वो अलग ही पेपर आता था, तो वो सब पेपर को मैं क्या किया हूँ कि अपने हिसाब से उसको बनाकर, और नए जो लेटेस्ट आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025, उसके अनुसार लेटेस्ट मैंने उसको, जैसे ये 2023 में कुछ चीज़ें मैं बनाया है, ठीक है। उस प्रकार पीछे के जो ओल्ड पेपर है 2020 के 18 के, उनको मैं नए पैटर्न पे बदल कर और अपनी तरफ से मॉडल पेपर बनाकर भी इस लक्ष्य बैच में आपको देता हूँ, ठीक है। तो आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो मेरे भाई, आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर जो प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा 1 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे के प्रश्नों को मैं सॉल्व करता हूँ। ओके मेरे भाई, चलो अब हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो हम लोग के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे अगले 50 मार्क के, जिनको आपको कॉपी पे लिखकर अच्छे से उत्तर देना होगा उनको, ठीक है। इनमें पहला प्रश्न आपका आता है गद्यांश वाला, ठीक है। गद्यांश दिया रहता है 2 ठे, उसमें से किसी एक गद्यांश से रिलेटेड 3 ठे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे ये गद्यांश दिया है और अथवा कर ये गद्यांश दिया है, और दोनों से संबंधित 3-3 प्रश्न पूछा है। तो अगर इस गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दो, इस गद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दो। दोनों में से कोई एक ही गद्यांश सॉल्व करना होता है आपको एग्जाम में। बाकी चलो मैं दोनों आपको करा देता हूं, क्योंकि किसके पेपर में कौन सा गद्यांश आएगा कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आपका 2025 का पेपर बनेगा ना, वो समझ जाओ कि 7 पेपर कोड आएंगे। 7 पेपर में किसी में ये रहेगा, किसी में ये रहेगा, किसी में दोनों में से कोई नहीं रहेगा। कोई दूसरा पेपर सॉल्व कराऊंगा तो उसमें से आएगा, समझ रहे हो। तो जितनी भी चीज़ें सॉल्व करा रहा हूँ आप करते जाओ। चलो पहला इसमें देखो गद्यांश कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारा इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। देखो ये जो गद्यांश है ना, थोड़ा मतलब आपको शायद न पहचाना जा सके किस चैप्टर से, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, भारतीय संस्कृति, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भारतीय संस्कृति, ठीक है, उससे है। तो इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेना। इसके जो गद्यांश आते हैं मतलब जल्द समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, कि कौन से चैप्टर से है, तो इसको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेना। भारतीय संस्कृति से है, जिसका लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है।
तो इसका सिंपल अब उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे देखो संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ लिख लोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सिंपल ऐसे लिख लोगे। और जो रेखांकित अंश, गद्यांश में रेखांकित अंश का यहाँ भाव स्पष्ट करना है, इसका भाव स्पष्ट कर देना। और ये एक प्रश्न है भाई, इसका उत्तर आप लोग इस को पढ़कर दे दोगे आसानी से, इसको आप कर लेना। बाकी मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आगे डिटेल्ड में भी इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, डिटेल में भी। बाकी लक्ष्य बैच आप ज्वाइन किए हो तो उसमें तो डिटेल में इसका सॉल्यूशन है ही, और पीडीएफ में भी अच्छे से मतलब वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन आप चिंता मत करो, यूट्यूब पे भी मैं सॉल्व कराऊंगा, अभी ऐसे ही सब सॉल्व करा देता हूँ, ठीक। चलो, बाकी ये देखो, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। देखो यहाँ पे मित्रता, इससे डायरेक्ट आप पकड़ लिए, ठीक है। मित्रता वाला तो कोई मतलब पकड़ने में आपको कोई भी गद्यांश मतलब दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सब समझ में आ जाता है कि मित्रता चैप्टर। तो ये मित्रता वाले है, जिसको लिखा है ये मित्रता से है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो गद्यांश का संदर्भ लिख देना अगर लिखना चाहो तो, ठीक है, या इसको करो या इसका करो। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऐसे। और ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसमें देखो ये गद्यांश ना 2024 में पूछा गया था, ठीक है। 2024 का अभी जो पेपर हुआ था, और उसमें ये शुरू से यहाँ से शायद मतलब डाट किया गया था, ठीक है। यहाँ देखो, ये केवल यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश कर दिया गया, लेकिन ये यहाँ से और यहाँ तक किया गया था। काफ़ी सारे बच्चों को मैं देखा कि पूछते हैं कि भैया मतलब जो क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, ये बुक में दिया रहता है, ये जो रेखांकित अंश मतलब वही एग्जाम में उतना ही रेखांकित अंश कर पूछता है कि और भी कर सकता है। तो देखो 90% चांसेज होता है, 80 से 90% कि जो आपकी बुक है ना, किताब है, उसमें जो रेखांकित अंश किया है वही सेम टू सेम रेखांकित अंश कर एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अलग से भी रेखांकित अंश कर देता है, तो इसलिए आपको पूरा अच्छे से चीज़ें जाननी पड़ेगी, ठीक है। और गद्यांश में तो ऐसे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, पद्यांश में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पद्यांश में आपको अर्थ आना चाहिए, इसका तो आप बना कर लिख लोगे, ठीक है। तो चलो इन प्रश्नों का उत्तर दे देना। बाकी मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ भाई। अगला देखो, ये सेकंड प्रश्न रहेगा। जैसे ये गद्यांश था, यहाँ आपके पद्यांश है ना, तो पद्यांश रहेगा, यहाँ एक पद्यांश दिया रहेगा, और देखो अथवा कर यहाँ पे एक पद्यांश दिया है, और दोनों पद्यांशों से संबंधित 3-3 प्रश्न पूछा है। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखो इसमें भी आपका सामान्यतः संदर्भ पूछता है, जैसे है ना, निर्गुण कौन देश को वासी मधुर कहीं समझाओ सौदे बुझती छाछ न हाँसी, को है जनक को है जननी कौ नारी कौ दासी, यानी कौन जनक है, कौन जनक यानी कौन पिता है, कौन जननी यानी माता है, कौन नारी है यानी कौन पत्नी है, कौन दासी है। ये मतलब ये गोपियों और मतलब उसमें मतलब ये संवाद की बात है बीच की, ठीक है। चलो, तो ये मतलब इसका हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ ये आपके किस चैप्टर से लिया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको पढ़कर देखो, ये आपका सूरदास जी है ना, सूरदास जी लिखित है, ठीक है, माफ करना, ठीक है। जो पद वाला आपका चैप्टर है, पहला ही आपका चैप्टर है मेरे भाई, पद, ठीक है, पद, उससे लिया गया है, ठीक है। जो पहला आपका चैप्टर है पद, जिसको लिखा है, किसने लिखा है भाई, जिसको लिखा है सूरदास जी ने, ठीक है मेरे भाई, जिसको लिखा है सूरदास जी ने। तो ये आप इस आसानी से इसका लिख सकते हो आप संदर्भ में। अब इसका कैसे लिखोगे, देखो इसमें आप पद्यांश शब्द यूज करोगे। प्रस्तुत पद्यांश या निम्न पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, या पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता, यहाँ पे रचयिता शब्द यूज करो, क्योंकि यहाँ पे देखो इन जो पद्यांश होते हैं उनके लिए रचयिता शब्द यूज किया जाता है, यानी कवि जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ रचयिता शब्द यूज करोगे, जिसके रचयिता सूरदास है, ऐसे लिख दोगे संदर्भ। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और मधुकर शब्द का क्या अर्थ है इसका उत्तर देते रहना। ये रेखांकित अंश है, यानी यहाँ देखो को है जनक, है ना, कि को है जनक यानी जनक कौन है, पिता कौन है, को है जननी माता कौन है, कौन नारी है यानी कौन पत्नी है, को दासी यानी कौन दासी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे वर्ण भेष है, कैसे उसके वर्ण कैसे हैं, रंग कैसे, उसका भेष कैसा है, ठीक है। वह किस रस में, किही रस में अभिलाषी, किस रस में अभिलाषा रखता है। तो इसका अर्थ अब जान गए, तो इसको थोड़ा बना कर रेखांकित अंश की जो व्याख्या कर देना, कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों की माध्यम से या निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि कौ है जनक मतलब जननी कौन, पिता उसका कौन है, उसकी माता कौन है, मतलब इसका अपने हिसाब से और थोड़ा जानते हो तो बना कर लिख देना, आपका मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो ये आपका हो गया।
अब देखो अथवा में भी एक यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है और ये पद्यांश आपका देखो, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशा कर, देख चुके हैं जिनका वैभव, ठीक है, देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तड़ागर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो ये जो आपका पद्यांश है ना, ये आपका जो मतलब राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है मेरे दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, जो आपका स्वदेश प्रेम चैप्टर है उससे उससे लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है, ठीक है। तो इसका हमें मैं गद्यांश बोला क्या, अभी माफ़ करना, थोड़ी मतलब अभी लाइट वगी थी, कूलर बंद हो गया था तो उस पर ध्यान चला गया था, ठीक है। ये पद्यांश है, ठीक है। तो ये पद्यांश आपका स्वदेश प्रेम जो चैप्टर है उससे लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता राम नरेश त्रिपाठी है। तो अब इसका आप संदर्भ लिख देना। उसके बाद रेखांकित अंश यहाँ पे कि अगणित बार सुन चुका है नभ, यानी जो आकाश है वो अनंतों बार सुन चुका है, जिनकी विजय घोषणा यानी जिनकी विजय रोज जो विजय की मतलब घोषणा है, जिनको नभ हजारों बार सुन चुका है, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। इस पद्यांश की महिमा मंड किसका पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो आप लिख देना उत्तर। इसका आपका 2 2 2 यानी 6 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई आ गई लाइट। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो ये आपके गद्यांश हो गए। अब हम लोग चलते हैं मतलब गद्यांश और पद्यांश हो गए हिंदी वाले। अब देखो हिंदी में ही आपका संस्कृत का भी गद्यांश पद्यांश है। जैसे संस्कृत के गद्यांश है और संस्कृत के श्लोक है, तो श्लोकों को पद्यांश बोला जाता है, ठीक है। उससे भी संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक आपका ये प्रश्न है, जैसे ये आपका दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी यहाँ एक आपका गद्यांश दिया है और अथवा कर उस बगल भी एक अभी गद्यांश दिया है, तो दोनों में से कोई एक करना है और उसका क्या करना है, यहाँ पे संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसका 5 मार्क मिल जाएगा। तो संदर्भ लिखने का आपका 2 मार्क और हिंदी अनुवाद करने का 3 मार्क, यानी कुल 5 मार्क यहाँ से मिलेगा। तो देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है। ये देखो यहीं से आपका मालूम चल गया कि ये आपका ऐसा नगरी, भाई वाराणसी की बात हो रही है, तो ये वाराणसी वाले चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक है। तो सिंपल अब इसका आप संदर्भ लिख दोगे। इसका देखो, इनका संस्कृत वाले का संदर्भ लिखते समय ना लेखक या कवि के नाम नहीं लिखना होता है, सिंपल से लिखना होता है कि निम्न संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, बस आगे कुछ नहीं, लेखक का भी कुछ नहीं, ठीक। और उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर और इसका हिंदी अनुवाद कर दो, जो भी है आपको 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला आपका रहा। यहाँ पे अथवा में भी एक है, देखो यहाँ पे भी है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। देखो अस्माकम संस्कृति आ गई, तो एक चैप्टर है उसी में भारतीय संस्कृति, ठीक है, आपका हिंदी में पीछे संस्कृत वाले पार्ट में, ठीक है। तो उससे ये आपका गद्यांश लिया गया है। तो सिंपल अब इसका आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद करते रहना। मैं आगे चलता हूँ, प्रश्न संख्या 4 पे चलता हूँ। अब देखो जो ये प्रश्न संख्या 4 है मेरे दोस्त, जो प्रश्न संख्या 4 है ना, ये आपका जो श्लोक हैं, ठीक है, हिंदी में जो श्लोक हैं मतलब इन्हीं चैप्टरों के बीच बीच में श्लोक हैं, ठीक है। तो श्लोकों को आपका पद्यांश बोला जाता है, ठीक है, पद्यांश कहा गया है। तो इससे संबंधित भी 2 यहाँ पे श्लोक होंगे, ठीक है, यानी 2 पद्यांश हो गए। उनमें से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा और उसका संदर्भ लिखना होगा, ठीक है, और जिसका 5 मार्क आपको मिलेगा। तो जैसे ये है, उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रः च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, यानी उत्तरम यत्र समुद्र से, जिसके उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रः च दक्षिणम, ठीक है, यानी जिसको उत्तर में उत्तरम यत समुद्र से, जिसको उत्तर में हिमालय, हिमाद्रः दक्षिणम, दक्षिण में हिमालय, ठीक है, उत्तर में समुद्र और दक्षिण में हिमालय है। वर्षम तद भारत नाम, उस मतलब उसका नाम भारत है और उसके लोग जो है भारतीय कहलाते हैं, उसके संतान जो है भारतीय है, यानी वहाँ के लोग मतलब भारतीय कहलाते हैं। तो ये इसका मतलब है। तो ये किससे लिया गया है, तो आप लोग का मतलब जो ये जो है ना, ये वाला मतलब ये पद्यांश या श्लोक, आप लोग का जो बीरह बीरेड़ पूज्यते चैप्टर है ना, बीरह बीरेड़ पूज्यते, बीरेड़ ये रहेगा मात्रा, शायद देख लेना, पूज्यते, उससे ये लिया गया है, ठीक है, बीरह बीरेड़ पूज्यते से लिया गया है। और बाकी देखो ये अथवा में कर ये है, किम नो हित्वा प्रियो भवति, किम किन्नु हित्वा न सोचती, किन्न हित्वार्थवान भवति, किन्न हित्वा सुखी भवेत, ठीक है। तो ये आपका मतलब ये जो है ना, ये अथवा वाला, ये आपका जीवन सूत्राणी वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है।
तो आप इसको देख लेना, इसका अर्थ अच्छे से क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। बाकी अगले प्रश्न पे मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न है आपका 5वां, खंडकाव्य संबंधित। तो यहाँ देखो खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है, तो आप देख लेना आप किस जिले से हो, अपने जिले से संबंधित खंडकाव्य याद कर लेना। इसका उत्तर कैसे दिया जाता है, जहाँ यहाँ पे हर जिले का खंडकाव्य होता है, अपने जिले का खंडकाव्य खोजना होता है। जैसे आपके जिले में मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य आता है, तो मेवाड़ मुकुट यहाँ है और इसमें 2 प्रश्न पूछा है, तो दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, दोनों का नहीं देना होता है, दोनों में से कोई एक। और हर एक बच्चे का, किसी के मान लो एग्जाम में कर्ण खंडकाव्य आता है, तो जैसे यहाँ पे कर्ण खंडकाव्य है, ठीक है, तो इन कर्ण खंडकाव्य में 2 प्रश्न हैं, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और 3 मार्क का यह प्रश्न होता है। ठीक, तो आप इसको कर लेना। बाकी मैं आगे चलता हूँ, खंडकाव्यों से संबंधित प्रश्न आप मतलब खंडकाव्य ही पढ़ लेना। खंडकाव्य पढ़ लोगे तो आसानी से जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आंसर लिख लोगे। 6 में 2 प्रश्न होते हैं, क और ख, ठीक है। इनमें लेखकों और कवियों के जीवन परिचय से संबंधित होता है। ऑप्शन में 3 थे या कभी कभी 4 थे भी दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया रहता है, तो इनमें से छांट कर किसी एक का, मतलब ये देखो, ये आपका गद्य वाले पार्ट से, यानी आपका लेखकों का 3-4 के नाम दिया है, ठीक है, दिया है नहीं, 3 का ही नाम दिया है, 3-4 का यहाँ पे दिया रहता है, उसमें से किसी एक का छांट कर, ठीक है, उसका जीवन परिचय लिखना होता है और उसकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होता है, जिसका आपको 5 मार्क मिलता है, ठीक है। और जीवन परिचय लिखने का एक फॉर्मेट होगा, अच्छा, जिसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। अगर संक्षिप्त परिचय नहीं लिखते हो तो आपका 1 मार्क यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और 1 मार्क किसका मिलता है, एक प्रमुख रचना का नाम। जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे एक लाइन छोड़कर लिख दोगे कि कोई भी रचना लिख दोगे, इनकी यह एक प्रमुख रचना है, ऐसे कर दोगे तो उसका 1 मार्क, और 3 मार्क पूरा का पूरा जीवन परिचय लिखने का, तो 5 मार्क इस प्रकार मिलता है। तो आप देख लेना, गद्य में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, और एक आप याद कर लेना इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, और स्त्रियाँ तू न गई मेरे मन से, यानी रामधारी सिंह दिनकर की याद कर लेना। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपने हिसाब से भी देख लेना कि क्या क्या आपको याद करना है। उसी प्रकार आप कवियों में तुलसीदास जी का, ठीक है, महादेवी वर्मा का याद कर लेना, तुलसीदास जी का याद कर लेना, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सूरदास का भी याद करना चाहते हो तो कर लेना इसमें, और सुभद्रा कुमारी चौहान, 4 लोगों का कम से कम याद कर लेना, क्योंकि इसमें कई सारे चैप्टर हैं, ठीक है, तो कम से कम 4 लोगों का याद कर लेना। चलो फंस जाएगा, 5-5 10 मार्क आपको आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। आगे देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई 1-2 लाइन का श्लोक लिखना होता है, ठीक है, जिसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अब श्लोक में जैसे ये भी 2 श्लोक हैं, तो इनको नहीं लिखना है, ठीक है, इनको नहीं लिखना है, कोई दूसरा श्लोक लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कम से कम 2-3 ठे श्लोक आपको याद होने चाहिए। मान लो एक श्लोक याद कर जाते हो और यहाँ वो मतलब संदर्भ व्याख्या में आ जाता है, संदर्भ हिंदी अनुवाद में आ जाता है, तो उसको नहीं लिखना होता है, ठीक है, तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए कम से कम तो आप 3 श्लोक याद कर लेना, आसान, ठीक है। और मैंने आसान 3 श्लोक बताया भी हुआ है, आप जाओगे हिंदी की प्लेलिस्ट में तो मिल भी जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो 8वां प्रश्न में आपको बताया कि भाई ये आपका मतलब आपके हिंदी में ही जो पीछे संस्कृत वाले चैप्टर हैं उन्हीं से यहाँ पे 4 ठे प्रश्न पूछेगा, इनमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको। और 2 प्रश्नों का उत्तर देने का आपको कितना मार्क मिलेगा भाई, 2 मार्क मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले आपको 4 मार्क मिला करता था, लेकिन अब आपका 2 मार्क मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखो, जैसे ज्ञानम कुत्र संभवती, तो भाई ज्ञानम यहाँ कुत्र की जगह सर्वत्र कर दो, यानी सभी जगह संभव है, तो सर्वत्र संभवती, ये 1 मार्क आपको मिल गया। और उसमें से आप देखो, चंद्रशेखर का आशीष, भाई चंद्रशेखर कौन था, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आशित, आप 2 प्रश्नों का उत्तर लिख दिए, आपको यहाँ पे 2 मार्क मिल जाएगा। बस इन 2 को आपको छोड़ देना है, मतलब कोई भी 2 लेकर आपको कर लेना है। कुत्र मरणम मंगलम भवती, मैं सारे का आंसर बता देता हूँ। कुत्र मरणम मंगलम भवती, तो भाई वाराणसी मरणम मंगलम भवती, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा इसका उत्तर है, तो इसको छोड़ो मान, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं। अब देखो, ये अगला जो 9 नंबर प्रश्न होगा ना, ये वाला, ये आपके देखो, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। यहाँ पे 4 ठे ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, मतलब 4 आपका प्रश्न, मतलब 4 टॉपिक दिया होगा, उसमें से किसी एक टॉपिक पे चूज कर आपको निबंध लिखना होगा मेरे दोस्त, ठीक है, जिसका 7 मार्क मिलेगा। और मैं नए पैटर्न के अनुसार आपको बताया कि यहाँ पे एक पत्र लेखन से संबंधित भी 4 मार्क का प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये इस प्रकार आप लोग का ये पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। आप इसके सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, जितना भी मैं बताया, मोस्ट ये इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ मेरे दोस्त, हमारी जो ऐप है UPMSP स्टडी, उसको आप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलना। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, ठीक है,
ये मैं ओपन किया, कुछ ऐसी ऐप दिखती है। और यहाँ हिंदी का जो मैं टेस्ट ऐड किया हूँ ना मेरे भाई, जो यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज में हिंदी का टेस्ट ऐड किया हूँ क्लास 10th का, आप जाकर टेस्ट जरूर देना, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जल्द ही आपको सारे के सारे एक एक कोडों के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे आओगे, जैसे हिंदी का 2024 का देखो, यहाँ पे एक कोड का मैंने अभी ऐड कर रखा है, अभी काम चल रहा है लगातार। पेड कोर्स में ज़्यादा मैं चीज़ ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बच्चे पेमेंट करते हैं तो भाई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालांकि ये सारा मटेरियल मेरे पास है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल नहीं है, सारा का सारा मेरे पास है, ठीक है भाई। ये नई एप्लीकेशन है, अभी दो चार दिनों पहले ही बनवाया हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा सारी चीज़ें ऐड करने में। पुरानी मेरी एप्लीकेशन थी, उसमें सारी चीज़ें ऐड हो मतलब थी, लेकिन भाई उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये देखो 2024 का 8 से 1 अच्छे वाला पेपर कोड है, देख सकते हो, टाइप कर मैंने अपलोड किया है एकदम अच्छे से HD क्वालिटी में, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऐसे भी कर आप मतलब ये पढ़ सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो ये आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और यहाँ से आप स्टडी करते रहना। बाकी आप मतलब और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो भाई यहाँ पे जो हम लोग का लक्ष्य बैच है, ये लक्ष्य बैच, ये पेड कोर्स में जाओगे, ये इस पर क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक कर यहाँ से भाई लक्ष्य बैच आप बाई कर लेना, आपके एग्ज़ाम में अच्छे से आपका हेल्प करेगी। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।